नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा पर। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये आपको टीजीटी एसएसटी में हेल्प करने वाले हैं। आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दें, ये सभी क्वेश्चन आपको इसमें हेल्प करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, मक्के की खेती के संबंध में दिए गए सभी कथन सत्य हैं सिवाय, यानी कि एक जो इसमें से ऑप्शन है वो ऐसा है जो मक्के की खेती के संबंध में सही नहीं है। पहला है, यह अतिरिक्त जल के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, इसे अधिक लवणता वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है, इसके लिए एक उपजाऊ अच्छी जल निकास वाली दोमट मृदा मिट्टी यानी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, या फिर यह अनिवार्य रूप से गर्म और आर्द्र मौसम की फसल है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से। इनमें से आपको चूज करना है जो इसके विषय में सही नहीं है, मक्का की खेती के विषय में। तो इसमें से ऑप्शन होगा बी, यानी जो आपकी ये जो मक्का की खेती है इसके लिए अतिरिक्त जल के प्रति जो है ये अधिक संवेदनशील होती है, मतलब इसमें ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए जो है एक उपजाऊ अच्छी जल निकास वाली दोमट मृदा और सर्वाधिक उपयुक्त होती है, और इसके लिए गर्म और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भारत में मक्का, चावल और गेहूं के बाद तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खाद्य फसल मतलब जो खाने वाली फसलें हैं, जिसमें जो है जैसे गेहूं और चावल आते हैं। गेहूं और चावल के बाद तीसरे नंबर पर मक्का आती है भारत में खाद्य फसलों में, एक महत्वपूर्ण फसल है। गंगोत्री ग्लेशियर से संबंधित क्वेश्चन है। गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य या यूटी में अवस्थित है? ये उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है या जम्मू और कश्मीर में है? तो गंगोत्री ग्लेशियर कहां पर है? गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड के अंदर। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले, उत्तराखंड के कौन से जिले? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा, आप जानते होंगे कि भारत में जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा है, कि प्रमुख स्रोत के रूप में भागीरथी का उद्गम होता है। और गंगोत्री की लंबाई अगर देखें तो 26 किलोमीटर है, और इसकी अवस्थित कुमाऊं हिमालय, ये जो है कुमाऊं हिमालय में है, और इसकी जो लंबाई है कितनी है? गंगोत्री की लंबाई 26 किलोमीटर। और ये कहां पर है? कौन से जिले में? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारकों का संयोजन किसी भी उद्योग की अवस्थिति के लिए सही है? इंग्लिश में पढ़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो मतलब अगर हमें कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स देखने होंगे? पहला ऑप्शन है स्किल्ड लेबर, ग्रीनरी, या फिर कुशल श्रम और हरियाली। तो क्या हम हरियाली देखेंगे वहां पे? तो ग्रीनरी तो नहीं होगा, तो एक ऑप्शन तो यहीं से कट हो जाता है, तो पहला ऑप्शन कट हो गया। दूसरा ऑप्शन है रूरल सेटलमेंट देखेंगे और रॉ मटेरियल। क्या हम ग्रामीण बंदोबस्त देखेंगे? अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो ग्रामीण बंदोबस्त थोड़ा ना देखेंगे, आप क्या देखेंगे? बाजार देखेंगे। तो ग्रामीण बंदोबस्त तो नहीं होगा। हाँ, कच्चा माल बिल्कुल सही है, इसमें मार्ग नहीं है, ये कच्चा माल होगा। ये गलत लिखा हुआ है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी कट जाता है इस हिसाब से। थर्ड है कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, यानी कि पूंजी और व्यवसायी। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि आपको पूंजी की आवश्यकता होगी और आपको व्यवसाय की भी आवश्यकता होगी किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने में। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्लाइमेट और पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो है इसमें एक फैक्टर, पर क्लाइमेट नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन होगा थर्ड। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक में कच्चे माल की उपलब्धता। अब हम कारक पढ़ते हैं, कौन कौन से कारक की आवश्यकता होती है? कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, जल, बिजली, परिवहन और बाजार। ये सभी जो फैक्टर्स हैं, या तो इनमें से कुछ फैक्टर्स हो या फिर सभी फैक्टर्स हो, तो हम जो है आसानी से जो है अगर ये उपलब्ध होंगे तो हम उद्योग सेटअप कर सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। The dependency ratio is dependent on which of the following population compositions? निर्भरता अनुपात निम्नलिखित में से किस जनसंख्या संरचना पर निर्भर करता है? तो इनमें से किस पे निर्भरता अनुपात किस पे निर्भर करता है? आयु पे निर्भर करता है, यानी एज, शिक्षा, एजुकेशन, सेक्स रेशो यानी कि लिंगानुपात, ये जो है रेशो होगा,
रेशो और एथनिसिटी यानी जातीयता। तो इनमें से किस पर निर्भर होगा? इनमें से एज पर निर्भर होगा। हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। निर्भरता अनुपात जो है जनसंख्या संरचना का महत्वपूर्ण घटक आयु पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आयु। और निर्भरता अनुपात किसी देश या क्षेत्र में कुल कामकाजी उम्र की जनसंख्या पर आश्रित यानी कि जो कामकाजी लोग हैं उन पर आश्रित लोग जो हैं उनके अनुपात का एक जनसंख्याकीय विश्लेषण है। और निर्भरता जो है अनुपात, अब निर्भरता अनुपात जो है 15 से 59 जो वर्ष के लोग हैं, ये कौन होते हैं? ये कार्यशील जनसंख्या है। ये जो है इनमें से आप देखते होंगे कि ये जो है कार्यशील जनसंख्या जो कार्य करती है। और 0 से 14 यानी 0 यहाँ पे 0 का मतलब 0 नहीं है, यानी कि जो अभी अभी जिस बच्चे का जन्म हुआ है, जन्म से 14 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक आयु की जो गैर कार्यशील, मतलब 60 वर्ष से के बाद आप देखते भी हैं तो रिटायरमेंट हो जाता है, क्योंकि अब शरीर उतना जो है काम करने लायक नहीं रहता। और इसी तरीके से हम 14 वर्ष से कम बच्चों को देखें तो उनका भी शरीर इतना कैपेबल नहीं होता कि वो कार्य कर सके, कोई मेहनत वाला कार्य कर सके। तो ये जो है जो जनसंख्या होती है ये वाली इस एज की, ये किस पे डिपेंडेंट होती है? ये होती है 15 से 59 वर्ष के बीच वाले लोगों पर डिपेंड होती है। तो इसी निर्भरता अनुपात जो बात कर रहे थे, और ये किस पे डिपेंड है? एज, क्योंकि यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग ही तो है कि जन्म से 14 वर्ष और 60 वर्ष से ऊपर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाज सेट अप इन, तो एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहां स्थापित किया गया है? तो कहां स्थापित किया गया है? मुंबई में, कांडला, विशाखापट्टनम या चेन्नई? तो बताइए किसमें स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है कांडला के अंदर। अब कांडला कहां है इसके बारे में हम जानते हैं। वर्ष 1965 में गुजरात, तो कांडला कहां पर है? गुजरात के अंदर में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि ईपीजेड, ईपीजेड को अभी हमने पीछे पढ़ा, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित किया गया था। सबसे पहला कहां किया गया? गुजरात के कांडला में। किस वर्ष? 1965। तो उसके बाद दूसरे एक ईपीजेड की बात करें तो दूसरा ईपीजेड किया गया 1973 में स्थापित किया गया। और ये जो है शैनन, अच्छा भारत का पहला दूसरा जो है वो किया गया शांता क्रूज निर्यात प्रसंस्करण, ये भारत का दूसरा है। पहला कौन सा है? गुजरात का कांडला, दूसरा है शांता क्रूज निर्यात प्रसंस्करण। अगर हम विश्व में देखें तो विश्व का जो पहला जो ईपीजेड रहा वो शैनन आयरलैंड जो रहा, आयरलैंड के अंदर शैनन जो है ये विश्व का पहला ईपीजेड रहा। ईपीजेड अब एक जो है आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ईपीजेड आखिर है क्या? तो ईपीजेड क्या है? ईपीजेड एक विशेष प्रकार का मुक्त व्यापार मतलब जहां पर कोई भी पाबंदी ना हो का क्षेत्र है, जिसे आमतौर पर सरकार द्वारा औद्योगिक या अपनी इंडस्ट्रीज और वाणिज्यिक निर्यात के लिए जो है बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है फ्री ट्रेड के लिए जो है पॉलिसी लागू होती है, तो जिसकी वजह से जो है जो बाहर से के जो कंट्रीज हैं और ये जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजिली कर पाए, तो इसमें जो है मुक्त व्यापार होता है इस जगह। तो कहां पर? गुजरात में कांडला के अंदर भारत का जो पहला ईपीजेड था 1965 में स्थापित किया गया था। तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लैंकेशायर रीजन ऑफ यूरोप इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज? तो लंकाशायर क्षेत्र यूरोप के किस उद्योग के लिए जाना जाता है? किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र के लिए, चीनी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए या ऑटोमोबाइल के लिए? तो लंकाशायर क्षेत्र किस लिए जाना जाता है बताइए, आप कमेंट कीजिए। लंकाशायर क्षेत्र किस लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र के लिए। ये ऑप्शन सही है हमारा, सूती वस्त्र के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो लंकाशायर क्षेत्र यूरोप में सूती वस्त्र उद्योग, किस जगह? यूरोप में सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है, जिसका प्रमुख कारण यहाँ आर्द्र जलवायु, कैसी जलवायु यहाँ की? आर्द्र जलवायु की प्राप्ति, कुशल श्रम आपूर्ति एवं तैयार सूती वस्त्रों के निर्यात की सुगमता थी। इसके अतिरिक्त औपनिवेशीकरण और औद्योगिक क्रांति, किसने यहाँ पे औपनिवेशीकरण और औद्योगिक जो क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे तत्वों ने भी लंकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग के पोषण, मतलब यहाँ पे जो ये जो लंकाशायर में जो सूती वस्त्र उद्योग जो सेटअप हुआ उसमें ये भी महत्वपूर्ण रोल निभाया इन्होंने। किसने? औपनिवेशीकरण और औद्योगिक क्रांति।
7वां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक साइक्लोन। निम्नलिखित में से कौन से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कमजोर चक्रवात की श्रेणी में आते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है आपका उष्ण कटिबंधीय अवदाब और दूसरा टोर्नेडो। तो दो में से अब कौन सा जो है सही है, पहला दूसरा या गलत है, दोनों सही है, या पहला सही है या दूसरा सही है, बताइए कौन सा सही है। इसमें से हमारा पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है, टोर्नेडो गलत है। तो यानी कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन होगा डी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें। उष्ण कटिबंधीय कमजोर चक्रवात की श्रेणी में उष्ण कटिबंधीय अवदाब को सम्मिलित किया जाता है। IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार उष्ण कटिबंधीय अवदाब, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल डिप्रेशन, निम्न दाब का क्षेत्र होता है जिसमें हवाओं की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 32 से 50 प्रति किलोमीटर घंटा होती है। इन अवदाबों को अनुकूल परिस्थितियों प्राप्त होने के पर इनके आकार में वृद्धि होती जाती है और ये क्या लेके आते हैं, चक्रवाती तूफान बन जाते हैं। ये इसकी वजह से बात कर रहे थे हम उष्ण कटिबंधीय अवदाब। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, द शिवालिक्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बाय द। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो बताइए किसके द्वारा अलग किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, दूसरा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तीसरा है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, या चौथा इंडस सल्चर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी। तो इसमें होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी हिमालयन फ्रंटल फ्रंट। क्यों होगा, हिमालयन फ्रंटल फ्रंट जो है फॉल्ट, सॉरी, शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करता है। और बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट क्या है, ये लघु हिमालय को किससे अलग करता है, शिवालिक से। और वहीं मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। और लास्ट जो इंडस सल्चर जोन जो था वो तैतीस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करता है। अगर देखें हम इसे मैप में, तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो ये, तो इसमें जो है सबसे ऊपर जो दिया हुआ है ये लद्दाख वाला, ये सबसे ऊपर कराकोरम की श्रेणियां हैं, ये लद्दाख, जास्कर वाली श्रेणियां हैं, ये वाली। यहाँ पर ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय है हमारा, यहाँ पर लेसर हिमालय, और यहाँ पर ये शिवालिक। तो ये वाला क्या है, शिवालिक, यहाँ पे शिवालिक। तो इसी के बीच में जो ये वाले जो पार्ट्स हैं, यहाँ पे ये रेड है, ये वाले पार्ट्स ही ये हमारे जो MFT, MBT और MCT, जिनके बारे में हम पीछे अभी डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन 9, द ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है, तो बताइए। ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन, अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, इन दोनों में से पहला दूसरा दोनों होगा, दोनों नहीं होंगे, या दूसरा होगा या पहला होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें से ओवर पॉपुलेशन या जनसंख्या आधिक्य। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि उस क्षेत्र में प्राप्त संसाधनों से अधिक हो जाती है तो जनसंख्या आधिक्य, मतलब जब पॉपुलेशन जो है ज्यादा हो जाए और रिसोर्सेज जो है कम हो जाए तो ये जो है जनसंख्या आधिक्य की दशा कहलाती है। और इसी से अपोजिट जो चीज है, जब जो है इसमें अतिरिक्त जनसंख्या संसाधनों पर दबाव उत्पन्न करती है, और यही जो अत्यधिक जब जनसंख्या होगी ये क्या करेगी, संसाधनों पर दबाव डालेगी। साथ ही जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या उस क्षेत्र में प्राप्त संसाधनों की तुलना में अति अल्प हो, यानी कि जनसंख्या कम हो और संसाधन ज्यादा हो, तो क्या होगा, वहां पे वहां संसाधनों का दोहन नहीं हो पाता है, और इस दशा को क्या कहते हैं, न्यून जनसंख्या। इस दशा को क्या बोल रहे हैं, न्यून जनसंख्या। अब ये जो हमने दोनों बात की, एक तरफ हम जो है बात कर रहे हैं जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है और रिसोर्सेज कम है, तो उसे हम बोल रहे थे जनसंख्या आधिक्य, और वहीं हम बोल रहे हैं दूसरी तरफ कि पॉपुलेशन जहां तक कम है और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो रिसोर्सेज का क्या हुआ, वहां पर दोहन नहीं हो पाया है। तो रिसोर्सेज का दोहन नहीं हो पाया तो उसे बोल रहे हैं न्यून जनसंख्या कहते हैं। अब इन्हीं के बीच की एक जो स्टेज है उसे बोलते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। तो इससे तात्पर्य क्या है, जब जनसंख्या संसाधन में संतुलन, अभी क्या था उसमें संतुलन नहीं था, कहीं पॉपुलेशन ज्यादा है कहीं रिसोर्सेज ज्यादा है, तो जब इसमें संतुलन आ जाएगा तो वहीं उसे बोलते हैं अनुकूलतम जनसंख्या।
जिससे उस क्षेत्र में पर्याप्त जो जनसंख्या की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और इस प्रकार अनुकूलत जनसंख्या आधिक्य एवं जनसंख्या न्यून के मध्य संतुलन की दशा है। जो हमने उपयुक्त जो दो स्टेज पढ़ी उनके बीच की जो स्टेज है वो जो बैलेंस कर रही है उसे ही हम बोल रहे हैं अनुकूलतम जनसंख्या। 10वां क्वेश्चन है हमारा, शुगर केन इज नॉट ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में गन्ना नहीं उगाया जाता है। अगर नॉर्थ इंडिया से हैं आप तो लगभग जानते होंगे कि किस किस क्षेत्र में उगाया जाता है गन्ना। जैसे उत्तर प्रदेश में तो उगाया जाता है, ये आप सभी वाकिफ हैं इससे। तो कर्नाटक में भी उगाया जाता है, गुजरात में भी उगाया जाता है। हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पर गन्ना जो है आपका नहीं उगाया जाता है। तो यही हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट। भारत में गन्ना के 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। 3 कौन कौन से हैं ये? पहला है पंजाब से बिहार तक का क्षेत्र। तो पंजाब से बिहार तक का क्षेत्र अगर देखें तो पंजाब कहाँ है हमारा? पंजाब से बिहार तक का क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है पहला एरिया हमारा ये हो गया पहला। तो दूसरा, अब महाराष्ट्र गुजरात से तमिलनाडु तक जो काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉइल जो है का क्षेत्र आता है। तो ब्लैक सॉइल वाला क्षेत्र कौन सा है? हमने पढ़ा महाराष्ट्र गुजरात से तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र आपका गुजरात यहाँ पर है और यहाँ से तमिलनाडु, ये पूरा क्षेत्र जो है ये आपका सेकंड वाला हो गया जहां पर गन्ना उगाया जाता है। अब थर्ड वाला कौन सा है? तटीय आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी घाटी का क्षेत्र। तो यही साउथ वाला आपका पार्ट आ गया, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र आ गया। तो ये वाले हो गए, पर आपका जो है हिमाचल प्रदेश नहीं आया था, तो यही इसका सही आंसर हो। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन मेघालय। आपको बताना है इनमें से बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जो किसमें है? मेघालय के अंदर है। पन्ना, सिमलीपाल, मानस या नौक्रेक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें जो है मेघालय के अंदर ऑप्शन 4 नौक्रेक जो है वो किसके अंदर आता है? बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय के अंदर आता है। अब ये जो तीनों हैं ये कहाँ कहाँ आते हैं? जैसे नौक्रेक, पहले तो नौक्रेक के बारे में जानते हैं कि नौक्रेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ है? मेघालय में, अभी हमने जाना। पन्ना मध्य प्रदेश में है। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो पन्ना कहाँ है? एमपी के अंदर है। और जो सिमलीपाल है ये आपका ओडिशा और मानस असम के अंदर। सिमलीपाल कहाँ है? ओडिशा। सिमलीपाल है ओडिशा के अंदर और मानस आपका असम के अंदर। ठीक, तो नौक्रेक कहाँ हो गया आपका? मेघालय के अंदर। आगे चलते हैं, विच मिनरल रिसोर्स इज नॉन मेटेलिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक यानी अधात्विक। कौन सा इनमें से जो स्रोत है वो अधात्विक है? तो बताइए कौन सा अधात्विक है? प्लेटिनम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है या एस्बेस्टास है? तो बताइए। अब अगर आप देखें तो प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम एक क्या है? मेटल है। तो प्लेटिनम तो एक मेटल हुआ। क्रोमियम क्या है? ये भी एक मेटल है, तो ये भी कट हो जाएगा। प्लेटिनम भी कट हो गया। मैग्नीशियम क्या है? ये भी एक मेटल है। तो हमारा जो ऑप्शन बचा, अगर आप ऑप्शन से भी लगाते हैं तो भी आपके आंसर करेक्ट हो सकता है। तो लास्ट हमारा एस्बेस्टस जो है ये एक अधात्विक खनिज है। तो हम जानते हैं इनके बारे में, वे खनिज जिनमें धातु का अंश का अभाव होता है, जिसमें मेटल नहीं होगा वो क्या होगा? वो हो गया अधात्विक। तो इसमें भंगुर प्रकृति के होते हैं, ये अधात्विक खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। आप हमने पढ़ चुके हैं एस्बेस्टास जो है। इसके अलावा कौन से हैं? चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, नमक हो गया आपका, पाइराइट। ये सभी क्या है? हमारे अधात्विक खनिज हैं। Which state has largest number of factories in India? भारत में सबसे अधिक कारखाने किस राज्य में है? तो बताइए। उत्तर प्रदेश में है, गुजरात के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है या महाराष्ट्र के अंदर है? तो उत्तर प्रदेश वाले तो लगा रहे हो, कौन सा वाला ऑप्शन लगा रहे हैं? उत्तर प्रदेश नहीं, इसमें आंसर होगा आपका तमिलनाडु। ये जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन है 2021 का। तो इसके अंदर जो आंकड़े दिए हैं अगर हम देखें तो आंकड़े होंगे हमारे पास 2020 के। पर हम अगर रिसेंट में भी देखें तो रिसेंट में भी अभी भी तमिलनाडु ही सबसे पहले नंबर पर है, जिसमें जो है सबसे ज्यादा जो है वहां पे औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र हैं। कितने थे 2020 में? 38,837 जो है कारखाने थे पहले
तमिलनाडु में 2020 में, और अभी 2022 के आंकड़े बताते हैं कि 39,512 जो है औद्योगिक जो है कारखाने हैं यहाँ पर। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, अब आप बताइए कमेंट में कि सेकंड नंबर पे कौन है यहाँ पर, सेकंड नंबर पे कौन सा जो है राज्य आता है। तो 2022 के अनुसार सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका 2022 के अकॉर्डिंग जो है सेकंड नंबर पर है। अगर इसमें मैप में देखें तो तमिलनाडु कहां पर है, तमिलनाडु ये है, और महाराष्ट्र आपका ये वाला पार्ट है, ये महाराष्ट्र का है। द दक्कन प्लेट्यू इज डिवाइडेड इन 3 मेजर रीजन्स। जो दक्कन का पठार है वो आपका कितने भागों में डिवाइड है, 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो इनमें से वो कौन सा नहीं है, आपको इन राज्यों के नाम देखना है, तो इनमें से कौन सा जो है उससे संबंधित नहीं है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात। अगर इन तीनों ऑप्शन को देखेंगे और दक्कन के पठार को आप आंख बंद करके याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि महाराष्ट्र तो उसी में इंक्लूड है, कर्नाटक भी उसी के अंदर आता है और आंध्र प्रदेश भी उसी के अंदर आता है। तो गुजरात जो है दक्कन के पठार के अंदर नहीं आता है। अगर आपको नहीं पता था तो अब याद कीजिए, और अब आपको मैप में भी याद करा देते हैं एक बार। दक्कन का पठार जो है ये येलो कलर से जो है, ये वाला पार्ट, अगर आपको कलर नहीं दिखाई दे बाद में तो मैं उसको मार्क कर देता हूँ कि कौन सा वाला पार्ट। तो दक्कन का पठार, ये जो ये वाला पार्ट है ये दक्कन के पठार में शामिल है। तो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र। यहाँ आपका तेलंगाना वाला पार्ट आता है, तेलंगाना आ गया। यहाँ पे गोवा है, कर्नाटक है ये, और ये आंध्र प्रदेश वाला पार्ट आ गया, और कुछ तमिलनाडु वाला पार्ट भी है इसके अंदर। तो यहाँ पर गुजरात वाला पार्ट नहीं है, गुजरात तो यहाँ से स्टार्ट है, गुजरात तो ऊपर है, बस ये वाला पार्ट है, तो ये गुजरात ऑप्शन नहीं था। तो आप याद कर लीजिए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सब जो है राज्य जो है दक्कन के पठार के अंदर आते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दक्कन का पठार उत्तर में तापी नदी और पूर्व और पश्चिमी घाट के मध्य, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो है पश्चिमी घाट है इधर, और इधर पूर्वी घाट है। पश्चिम घाट, इधर पश्चिमी घाट है, और इधर राइट में आपके पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में जो है आपका क्या पड़ता है, दक्कन का पठार। तो यहाँ पे बात कर रहे थे पश्चिम घाट के मध्य उल्टे त्रिभुजाकार। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये कुछ इस तरीके का है, उल्टा त्रिभुज है। तो इसके उल्टे त्रिभुजाकार जो में रूप में फैला है दक्कन के पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र आता है आपका, आंध्र और तेलंगाना वाला पार्ट भी आता है का पठार, और कर्नाटक का पठार भी आता है, तमिलनाडु। ये 4 जो है आप याद कर लीजिए, महाराष्ट्र, आंध्र और तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु के पठार, ये चारों आते हैं। और गुजरात जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, तो गुजरात इसमें सम्मिलित नहीं है। आगे चलते हैं। Which of the following statement is correct regarding the distribution unevenness of population? पहला ऑप्शन क्या है, the distribution of population can be analyzed on the basis of continents and countries. South Asia is one of the major concentration which accounts for about half of the world's population. अब हिंदी में देखें तो जनसंख्या वितरण की असमानता जो है के संबंध में आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है, किसके सापेक्ष में, जनसंख्या वितरण की असमानता। पहला ऑप्शन है, जनसंख्या के वितरण का विश्लेषण महाद्वीपों और देशों के आधार पर किया जाता है। तो जनसंख्या का जो वितरण है वो का विश्लेषण जो है, वितरण का विश्लेषण महाद्वीपों और देशों के आधार पर किया जाता है। दूसरा है, दक्षिण एशिया प्रमुख संघनन, मतलब बहुत ज्यादा डेंस क्षेत्रों में से एक है, और जो दुनिया की आबादी का लगभग आधा यानी हाफ, दुनिया की आबादी का हाफ पॉपुलेशन यहाँ रहती है। कहाँ, दक्षिण एशिया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए। पहला ऑप्शन, दोनों ऑप्शन सही है, या दूसरा ऑप्शन सही है, या फिर पहला और दूसरा दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से सिर्फ पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दक्षिण एशिया में जो है हाफ पॉपुलेशन नहीं रहती वर्ल्ड की, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका पहला ही ऑप्शन सिर्फ सही होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जनसंख्या वितरण और एवं जो घनत्व समस्त संसार में एक जैसा नहीं है, क्योंकि ये रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग होता है। जहां पर अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे वहीं पॉपुलेशन ज्यादा होती है। और आप देखते हैं कि रेगिस्तान में तो बहुत कम लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं, जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है वहां पर भी बहुत कम लोग रहेंगे, या बर्फ जहां गिरती है
वहां पर भी बहुत कम लोग रहेंगे। तो ये किस पर डिपेंड करता है? जनसंख्या के वितरण को जलवायु, स्थल रूप, मृदा मृदा शक्ति और खनिज संसाधन तथा सामाजिक सांस्कृतिक जैसे कारक, ये सभी कारक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इन्हीं के बेसिस पे जनसंख्या जो है कहां पर ज्यादा होगी, कहां पर कम होगी, ये इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड होती है। तो इसलिए जनसंख्या के वितरण का विश्लेषण महाद्वीपों, तो महाद्वीपों और देशों के आधार पर तो किया जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो अतः पहला जो है हमारा सही हो गया। और विश्व बैंक की जो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया जो है आपकी जनसंख्या से न्यूनतम क्षेत्रों में से एक है, जो कि विश्व की कितनी यहाँ पर जो है 24.11% है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। तो उसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? ऑप्शन में दिया हुआ था 50%। तो 50% तो नहीं है, तो 24% के आसपास है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। 16 पाल्मर इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर। तो पाल्मर जो इंडेक्स है आपका निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? बताइए। हरिकेन, ड्रॉट, भूकंप या ज्वालामुखी? सूखा, ड्रॉट का मतलब सूखा। तो इसका आंसर क्या होगा? यही ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। किससे संबंधित है? सूखे से संबंधित है। जो पामर एक व्यक्ति थे, उन्होंने 1965 में इस सूचकांक को सूखे की गंभीरता को मापने के लिए साधन के रूप में विकसित किया था। तो इसीलिए इसे जो है किस नाम से जाना जा रहा है? पामर इंडेक्स के नाम से। किससे संबंधित है? सूखे से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय उद्यान राज्यों का कौन सा युग्म सही है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया और स्टेट्स इज करेक्ट? तो एक तरफ क्या दिए हैं आपके? नेशनल पार्क दिए हुए हैं और दूसरी तरफ स्टेट दिए हुए हैं। तो बताइए। पहला ऑप्शन है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, कर्नाटक के अंदर है क्या? दूसरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर है क्या? और तीसरा है आपका कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है या तीसरा ऑप्शन सही है? तो इनमें से अगर आप देखें तो आपका कान्हा नेशनल पार्क जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है, पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क और बांधवगढ़ जो दिए हुए हैं ऑप्शन वो बिल्कुल गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ओनली 3। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो कान्हा जो है, कान्हा नेशनल पार्क जो है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? एमपी में। तो एमपी में है कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़। यहाँ पे राजस्थान नहीं होगा, क्या होगा? एमपी। तो एमपी सही होगा यहाँ पे। और उसी तरीके से साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरला। यह है केरला के अंदर आपका। तो कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ कहाँ पर है? एमपी के अंदर है। और जबकि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपका केरल राज्य के अंदर है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर अगर अभी के रिसेंट के आंकड़े देखें तो टोटल नेशनल पार्क भारत में कितने हैं? 106। ये आपके रिसेंट करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड क्वेश्चन हो गया कि आपको करंट में भी याद रहना चाहिए कितने जो हैं आपके नेशनल पार्क हैं। कितने हैं? 106। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी इज एन एग्जांपल ऑफ, जो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो किस चीज का उदाहरण है? ये एक बायोलॉजिकल डिजास्टर था, ये फिजिकल डिजास्टर था, टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर था या केमिकल डिजास्टर था? तो भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित अब तो एक जो है वेब सीरीज भी है, अगर आप देखना चाहें बहुत अच्छी है, आप देखिएगा। ये जो है किससे संबंधित है? केमिकल यानी रासायनिक आपदा से संबंधित है। यहाँ पर जो है केमिकल से रिलेटेड थी, जिससे जो है वहां पर भोपाल में ये हुआ था, जिसकी वजह से काफी लोगों की डेथ हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी जो है एक रासायनिक यानी केमिकल आपदा थी। और भोपाल गैस त्रासदी भारत में घटित सबसे बड़ी गैसीय दुर्घटना है। मध्य प्रदेश जो राज्य है उसमें भोपाल शहर के अंदर जो है घटित हुई थी। इसका प्रमुख कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल जो गैस त्रासदी थी उसमें क्या पूछ लेता है कि कौन सी गैस थी, तो ये बताएंगे आप मिथाइल आइसोसाइनाइड। आगे चलते हैं। ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड विद कल्टीवेशन ऑफ। ट्रक फार्मिंग किसकी खेती से संबंधित है? तो ट्रक फार्मिंग सब्जियों की या फिर रेशेदार फसलों की? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही? दूसरा ऑप्शन सही है या दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं या फिर पहला सही है? तो ट्रक फार्मिंग आपकी सब्जियों से संबंधित है, ये आपकी फाइबर से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन ही सही है हमारा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा? ओनली 1 यानी डी। अब जानते हैं ट्रक फार्मिंग। बाजार की मांग के अनुरूप समवर्ती क्षेत्रों में की जाने वाली सब्जियों की कृषि ट्रक फार्मिंग कहलाती है। मतलब बाजार के पास नहीं होती है। ट्रक फार्मिंग क्यों बोल रहे हैं इसे? वर्तमान में ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत जो है सब्जियों के साथ साथ अब क्या सम्मिलित किए गए हैं? फल। सब्जियों के साथ अब फल भी इंक्लूड किए जा रहे हैं।
जो मेट्रोपोलियन जो सिटीज हैं हमारे, उनके आसपास के क्षेत्रों में उत्पादित होते हैं। इन्हें कैसे लाया जाता है? रात में ट्रकों के द्वारा जो है माध्यम से सुबह बाजार में पहुंचाया जाता है। तो ट्रक के माध्यम से सुबह सुबह आप देखते होंगे सब्जी मंडी के आसपास, अगर आप रहते हैं या फिर आप गए हैं कभी तो आपने विजिट किया हो, तो वहां पे देखेंगे आप बहुत सुबह सुबह, यानी कि रात में ही 2 बजे 3 बजे के आसपास सब्जियां ट्रकों के माध्यम से सब्जी मंडी पहुंचती है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है? ट्रक फार्मिंग बोला जा रहा है। किससे संबंधित है? सब्जियों से। अब इसमें क्या इंक्लूड कर लिया गया है? फल। अब इसमें फल भी इंक्लूड कर लिए गए। तो प्रमुख ट्रक जो फार्मिंग क्षेत्र जो है आपके अमेरिका में कैलिफोर्निया, तो सबसे जो अगर मुख्य रूप से देखें ट्रक फार्मिंग से संबंधित, अमेरिका में कैलिफोर्निया, अटलांटिक तटीय मैदान और ग्रेट झील, ये काफी पॉपुलर हैं। अब हमने वहां पे देखा था एक रेशेदार फसल, तो ये कौन सी होती है? इसके अंदर आती है आपकी कपास, जूट। कौन कौन सी फसलें आ रही हैं? कपास, जूट। जो ये दोनों फसलें हैं कैसी हैं? रेशेदार फसलें। तो इसमें जो है ट्रक फार्मिंग से संबंधित हम जान चुके हैं आंसर। क्या जाना हमने? कि जो ट्रक फार्मिंग से संबंधित जो सब्जियां हैं वो आती हैं, रेशेदार फसलें नहीं आती हैं। अब इसके साथ साथ फल भी इंक्लूड कर लिए गए, तो उन्हें भी जो है इसमें ऐड किया गया। तो आइए अब हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी इज कॉल्ड द कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया? कॉटन पॉलिस यानी किस शहर को भारत का कॉटिनोपोलिस जो है कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, कोलकाता को कहा जाता है, चेन्नई को कहा जाता है या पटना को कहा जाता है? तो इसमें मुंबई जो है वो कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया कही जाती है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है मुंबई है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भारत का कॉटनोपोलिस कहा जाता है। 19वीं सदी में मैनचेस्टर शहर को कॉटनोपोलिस के उपनाम से जाना जाता था। किसे जाना जाता था पहले? मैनचेस्टर को, क्योंकि यह महानगर विश्व में सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र था। कौन सा नगर? मैनचेस्टर। तो अभी जो है भारत के अंदर किसे जाना जाता है? भारत के अंदर जो कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया है वो है मुंबई। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे चैनल को।